तो क्या हाल चाल डेवलपर्स में मैं फिर आ गया। हाँ, कल ही डाला था वीडियो, आज फिर लेके आ गया। इस बार सबसे जल्दी होगा। हाँ, कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम क्लीन आर्किटेक्चर का बात करने वाले हैं। देखो देखो, क्लीन आर्किटेक्चर अगर तुम कोई बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सच में बताऊँ तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहो तो फॉलो कर सकते हो, चाहो तो नहीं फॉलो करो, जो मन करे वो करो। और अगर तुम फॉलो करते हो तो भाई तुम्हारा कोड मेंटेनेबल, टेस्टेबल, ये सारी चीज़ें होने वाला है। और नहीं फॉलो करते हो तो भाई तुम जान लो तुम्हारा जो आर्किटेक्चर वो कर सकते हो। लेकिन हाँ, क्लीन कोड आर्किटेक्चर जानना ज़रूरी है। इंटरव्यू से पूछा जाता है, मेरे से पूछा गया, मैं बाहर भी हो गया हूँ तो ये बात है। तो उस समय नहीं आता था पर अब आता है। तो हाँ, ये इंटर क्लीन कोड आर्किटेक्चर आना बहुत ज़रूरी है। और तुम बड़े सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सच बताऊँ तो तुम्हें यूज करना भी चाहिए। तो देखो, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके पीछे ज़्यादा टाइम बर्बाद करना चाहिए। देखो, इस वीडियो में सिर्फ हम क्लीन कोड आर्किटेक्चर की बात नहीं करने वाले। इसमें हम किस प्रिंसिपल और याग्निक डिज़ाइन प्रिंसिपल की भी बात करेंगे। छोटी छोटी टॉपिक्स हैं, बस 2-3 मिनट लगेगा, उसको भी कवर कर लेंगे। तो हाँ, मोटा मोटा इस वीडियो में यही रहने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो वैसे मैं इस वीडियो को दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार सुबह सुबह किया था और माइक में अपना अटैच ही करना भूल गया लैपटॉप से, तो आवाज़ यार बड़ी गड़बड़ आ गई। तो अब दूसरी बार करूँ, सिर्फ तो करने का मन नहीं कर रहा, बहुत बहुत ज़्यादा आस्कत आ रहा। लेकिन अब करना तो पड़ेगा ना। खैर कोई बात नहीं। अभी जो मैं वेबसाइट पे हूँ वो है ब्लॉग डॉट क्लीन कोडर डॉट कॉम पर मैं हूँ। ठीक, तो क्लीन कोडर डॉट कॉम पर हैं और यहाँ पे हमने क्लीन कोड आर्किटेक्चर खोल रखा है। और क्लीन कोड आर्किटेक्चर जो ब्लॉग है ना, ये दिया गया था रॉबर्ट सी मार्टिन के द्वारा, जिसको हम लोग कह सकते हैं अंकल बॉब भी कहते हैं। तो उन्होंने ही इसको दिया था, शायद उन्होंने 2012 में इसे दिया था। तो ये क्लीन कोड आर्किटेक्चर है, काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है। अगर तुम एक अच्छा स्केलेबल सॉफ्टवेयर से बनाना चाहते हो तो इस आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हो। और फॉलो असल में करना भी चाहिए। अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो यार तो मत फॉलो करो, नहीं तो ओवर किल हो जाएगा। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट है तब ज़रूर फॉलो करो, क्योंकि तब ज़रूरी है। ठीक, तो ये देखो कि अनियन लाइक स्ट्रक्चर्ड है, अनियन लाइक कह लो या फिर आपने सोलर सिस्टम लाइक स्ट्रक्चर कह लो। तो इसमें ये समझो कि इसमें कुल 4 लेयर्स हैं। जो बीच में तुम लेयर देख रहे हो, सबसे छोटी वाली एक एंटिटी लेयर है। ठीक, इसमें कोर बिजनेस लॉजिक होगा और कोर बिजनेस लॉजिक के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसमें तुम एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते, ना ही फ्रेमवर्क का कुछ होगा, ना ही कुछ नहीं होगा। सिर्फ कोर बिजनेस लॉजिक ही होगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम सोच रहे हो फिर हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, जो नेटिव मॉड्यूल्स हैं, उसका क्या? हाँ, तो टाइप स्क्रिप्ट क्या नोड के जो नेटिव मॉड्यूल्स हैं उसे तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे क्रिप्टो हो गया, क्रिप्टो वगैरह तुम यहाँ यूज़ कर सकते हो। जो इनबिल्ट मॉड्यूल है भाई, जो लैंग्वेज का पार्ट है वो तुम यूज़ कर सकते हो। लेकिन अदर जो लाइब्रेरी जाती है, जो तुम npm वगैरह से इंस्टॉल करते हो, वो सब नहीं कर सकते। और ना ही यहाँ कोई फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसी होगा। अगर तुम नेक्स्ट जेएस यूज़ करो, सोच रहे हो भाई नेक्स्ट जेएस, तो हम नेक्स्ट जेएस का जो भी कुछ है, कैसे वगैरह है ना, नेक्स्ट फॉर स्लैश कैसे, नेक्स्ट फॉर स्लैश हेडर, वो सोचोगे कि हाँ मैं यहाँ यूज़ कर लूँ एंटिटी लेवल पे, तो नहीं, वो सब नहीं कर सकते। सिर्फ कोर लैंग्वेज का पार्ट से मेरा मतलब है सिर्फ नोड के मॉड्यूल्स और टाइप स्क्रिप्ट के फीचर्स जो भी हैं वो यूज कर सकते हो। उसके अलावा और कुछ भी तुम एंटिटी में नहीं यूज कर सकते। तो क्या डाल सकते हैं हम एंटिटी में? तो देखो, एंटिटी में हम काफ़ी कुछ डाल सकते हैं। हम अपना URL शॉर्टनर की हम बात करें, क्योंकि अगला प्रोजेक्ट हम URL शॉर्टनर ही बनाने वाले हैं जस्ट इस वीडियो के बाद। तो उसमें हम क्रिप्टो का यूज करके एक शॉर्ट कोड जनरेट कर सकते हैं। वो हम एंटिटी में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि भाई वो तो हमारा कोर बिजनेस लॉजिक है ना। उसके बिना तो भाई यूआरएल शॉर्टनर, बिना शॉर्ट आईडी के बिना तो यूआरएल शॉर्टनर बन नहीं सकता। तो एक कोर बिजनेस लॉजिक है और वो इंडिपेंडेंट है इन सभी चीज़ों से। अब वो हमारे जो बेसिक नोड, वो जो हमारे इनबिल्ट नोड मॉड्यूल है क्रिप्टो, उसके साथ वो इनबिल्ट उसके साथ ही वो काम करेगा। तो ये वो हमारा बिजनेस लॉजिक हो जाएगा। ऐसे समझो इसे। और उसके ऊपर आता है एक यूज केस लेयर। ठीक, अब यूज केस लेयर क्या है? देखो, यूज केस लेयर में ये हमारी जो एंटिटी बनी होती है इसका यूज केस डिफाइन करते हैं। अब चलो देखो, शॉर्ट कोड तो जनरेटर बना दिया है, ठीक है। अब वो फंक्शन या मेथड या क्लास जो भी तुमने सही लगा वो बना दिया। अब भाई उसका तो यूज़ भी तो करना पड़ेगा, तो उसका तो एक यूज केस भी डिफाइन करना पड़ेगा ना। अब पेन ले आए हो, अब पेन से लिखोगे नहीं तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं ना। तो सेम चीज़ यहाँ भी होती है। हमने बिजनेस लॉजिक तो बना दी है अपनी, लेकिन उस बिजनेस लॉजिक को यूज़ नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हम यूज केस डिफाइन करते हैं अपने बिजनेस लॉजिक का। तो जैसे कि अब हमने शॉर्ट कोड जनरेटर बना दिया, तो अब हम शॉर्ट कोड को जनरेट करके यूआरएल भी तो बनाएंगे। तो यूज केस में तो वही आएगा, उसका यूज केस क्रिएट शॉर्ट यूआरएल। तो यहाँ पे यूज केस होगा, उस लेयर पे हम शॉर्ट यूआरएल्स बनाएंगे। यहाँ पे तो क्रिएट शॉर्ट यूआरएल जो इसका यूज करेगा। ठीक, एंटिटी का यूज करके शॉर्ट यूआरएल बना सकता है, क्योंकि उसे कोड मिल गया। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसकी जो डिपेंडेंसी है वो बाहर वालों से नहीं हो सकती है। समझे? जो इसके ऊपर है उनके सिर्फ डिपेंडेंसी नहीं होगी। सोच रहे हो कि अगर मैंने कुछ यहाँ डिफ़ाइन कर दिया
और उसको इंपोर्ट कर लूँ यहाँ पे। इंपोर्ट तो जानते हो यार, इंपोर्ट फलाना ढिमकाना फ्रॉम फलाना ढिमकाना पाथ से, वो नहीं कर सकते, ठीक। तो इसकी डिपेंडेंसी बाहर की तरफ नहीं होती, हमेशा इन्वर्ट होगी, ठीक। तो यूज केस जो है वो एंटिटी को इंपोर्ट कर सकता है, डायरेक्ट यूज कर सकता है, पर एंटिटी ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक। तो यही समझो कि डिपेंडेंसी जो है इसमें इन आउटवर्ड होती है, ठीक। तो ये नहीं आउटवर्ड कैसे होगी यार, इनवर्ट होगी। ये अपने अंदर की चीज़ों को यूज कर सकता है लेकिन अपने बाहर की चीज़ों को नहीं। तो इनवर्ट डिपेंडेंसी इसमें फ़्लो होती है। देख रहे हो, तीर भी बना है, डिपेंडेंसी फ़्लो इनवर्ट। मतलब अगर ये है तो ये अपने इसके ऊपर जो भी है यहाँ भी कुछ होगा तो ये उसका यूज नहीं कर सकता, ना ही ये उससे अवेयर होगा। इसके अंदर जो भी है ये उससे अवेयर होगा और उसका यूज करता है। सेम यूज केस के साथ है। यूज केस कंट्रोलर वगैरह से अवेयर नहीं होगा कि भाई क्या है क्या नहीं, उसे मालूम ही नहीं। उसे बस इतना मालूम है कि इसके पास एंटिटी है जहाँ पे बिजनेस लॉजिक लिखा है। और एंटिटी की बात करूँ तो भाई साहब ये बस अपने में मस्त है, इसे बाहर वालों का पता ही नहीं है, ठीक है, कि क्या यूज केस है। मुझे इसे इतना पता है कि मैं शॉर्ट कोड जनरेट कर रहा हूँ, अब उसका क्या हो रहा है ये नहीं जानता। तो ऐसे फिर ये यूज केस लेवल है, मैंने बता दिया कि उसका यूज करना। अब यहाँ पे आता है कंट्रोलर प्रेजेंटर्स। तो इस जगह पे ही हम अपना जो भी कुछ डिफ़ाइन करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कह सकते हो, वो डिफ़ाइन करते। तो हाँ, एक चीज़ और, ये जो यूज़ केस लेवल है इसमें भी तुम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कुछ नहीं यूज़ कर सकते हो। कोर हमारा लैंग्वेज का फीचर ही होता है। और कंट्रोलर में आते हैं तो कंट्रोलर में फिर हम कंट्रोलर्स वगैरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। यार तुमने अगर नेक्स्ट वो लिखा होगा एक्सप्रेस वगैरह में, कुछ एक्सप्रेस हो गया या फिर कोई भी बैकएंड की एक फ्रेमवर्क यूज की होगी तो उसमें तुम कंट्रोलर्स बनाते हो, याद होगा। तो कंट्रोलर्स अवेयर होगा यूज केस के साथ पर हर एंटिटी के साथ भी। तो कंट्रोल यूज करेगा यूज केस का, यूज केस यूज कर लेगा इसका। तो तुम कंट्रोलर लिखोगे, क्रिएट यूआरएल शॉर्टनर कंट्रोलर। अब कंट्रोलर यूज करेगा यूज केस का यूज़ करने के लिए, ठीक है, यूआरएल मतलब यूआरएल जनरेट करने के लिए इसका यूज करेगा। और इसी कहीं लेयर पे डेटाबेस भी होगा जहाँ पे डेटाबेस में भी सेव कराना होगा। तो डेटाबेस वगैरह यहाँ पे है, लेकिन असल में देखो जब इसको बंद करोगे यहाँ से तो ये डेटाबेस वगैरह भी इसे दिखने लगता है। मतलब समझो कि फिर इस लेयर पे हमारे कंट्रोलर, गेटवे और प्रेजेंटर्स वगैरह आएंगे जो हमारे एपीआई को थोड़ा प्रेजेंट कर सके। और ऊपर फिर हमारा जो आता है इंडेक्स और जीएस या एक्सप्रेस कॉन्फ़िग वगैरह, फिर डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो आती है वो सबसे आउटर लेयर पे होती है। हाँ, मुझे पता है कि ये जो डायग्राम है ये बड़ा कन्फ्यूजन है, ये समझ में नहीं आया होगा। सही बात तो ये मेरे खुद नहीं समझ में आया था, और ये भी सही बात सही कह रहा हूँ, मेरे सच में नहीं समझ में आया था। मैं तुम्हें समझाऊँगा, मैं अपना वो पूरा स्टेप दिखाऊँगा जो मैंने फ़ॉलो किया था, ठीक। तो वही तुम भी फॉलो कर सकते हो। अब ये कुछ है, देखो प्रेजेंटर, कंट्रोलर, ये यहाँ पे तुम देख सकते हो यूज केस, इंटरैक्टर। तो इंटरफेस होता है जिसकी मदद से बाकी चीज़ कुछ चीज़ें कनेक्ट होती है, हम देखेंगे। और उससे ये डायग्राम नहीं समझ में आया तो एक डायग्राम को मैंने और जुगाड़ किया। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला, ठीक। ये मैंने बनाया नहीं है, ये इनका है, ठीक। इनका जो चैनल है ये लाजा निकोलोव करके जो भी है, ठीक। ये है इनका वीडियो भी, क्लीन कोड आर्किटेक्चर और नेक्स्ट.js है। देख सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ आ सकते हो, इनका वीडियो देख सकते हो। बहुत बड़ा नहीं, 53 मिनट का वीडियो है। तुम चाहो तो इसे भी फॉलो कर सकते हो, अगर रुकना चाहो तो रुक सकते हो, मैं भी वीडियो ला ही रहा हूँ। और तुम चाहो तो इनका भी फॉलो कर सकते हो, और तुम्हारे ऊपर है, जो मन करे वो करो। तो ये इन्होंने ही इस डायग्राम को बनाया है। और ये जो रेपो है इस वीडियो में जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है वो सेम ही रेपो यहाँ पे है, ठीक। मैं थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में, परेशान मत हो, इसका ओवरव्यू करने वाला हूँ। लेकिन पहली बात हमें ये डिस्कस करना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, सबसे नीचे का लेयर जो इसका एंटिटी लेयर है, ठीक। तो एंटिटी जो लेयर है वही हमारा जो यहाँ पे हमने बात किया था, ये वाली एंटिटी वो सेम है, ठीक। ये सेम एंटिटी। और यहाँ एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर जो हमने बात की थी यहाँ पे यूज केस लेयर, तो ये वही है असल में। एप्लीकेशन लेयर ही यूज केस लेयर है। देखो, चाहे हम यूज केसेस डिफ़ाइन करते हैं जिसमें हमारा क्रिएट लिंक, साइन इन, ये सारी चीज़ें होता है। और यहाँ पे कुछ कलेक्शन वगैरह, स्कीमा वगैरह इन्होंने लिखा है, हम इस पे बात करेंगे, ठीक। इसके लिए परेशान मत हो। और फिर यूज केसेस में जैसे मैंने बताया इस एंटिटी का यूज़ तो करना होगा, तो वो यूज़ करता है, ठीक है। यही चीज़ है। और हाँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेसेस होता है, तो हम ये इंटरफेसेस डिफ़ाइन करते हैं, ये टाइपस्क्रिप्ट इंटरफेस ही होते हैं, वो डिफ़ाइन करते हैं जिसके मदद से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं। हाँ, ठीक है, समझ गए। और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, कोड देख के समझ जाओगे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, मेरे खुद नहीं समझ में आया था, जब मैंने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया तभी आया था मेरे भी समझ में। हाँ, तो ये समझो कि यही एक कड़ी है जिसके मदद से एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्ट हो गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, रेपोजिटरी, शेयर्ड, फलाना ढिमकाना। तो मतलब समझो यहाँ डेटाबेस वगैरह होती हैं, तो डेटाबेस वगैरह हम यहीं राइट करते हैं। और डेटाबेस को डायरेक्ट यहाँ डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता, हम कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन करते हैं इंटरफेस में।
तब हम यूज कर पाते हैं एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेसेस का। और सही बात ये है कि हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, वो समझो कि एक फ़्लो होता है, एक हम उससे एज अ टाइप लेते हैं। और यहाँ पे पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप इनहेरिटेंस काम आता है, वो हम देख लेंगे कोड में, उसके लिए परेशान मत हो। अब फिर यहाँ पे आता है इंटरफेस। तो इंटरफेस में कंट्रोलर प्रेजेंटर्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था। ठीक, ये वही इंटरफेसेस हैं यार जो इसको कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ये कंट्रोलर डिफाइन करोगे तो वो एप्लीकेशन का यूज़ करके क्रिएट करेगा। और यहाँ पे कुछ ऑथेंटिकेशन लेयर वगैरह भी हो सकते हैं जो परफॉर्म कर रहा है यूज़र, एंड यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, या वैलिड यूज़र है या नहीं, ये रिसोर्स यूज़र का है या नहीं, वो चीज़ें तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। अब ये फ्रेमवर्क है वही जो हमारा entry.js या index.js फाइल होता है, टीएस फाइल मतलब, तो वो यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे वही सब होता है, सर्वर एक्शन हो गया, सर्वर कंपोनेंट हो गया, और एपीआई राउट वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क लेवल पे आती हैं। अब यहाँ तुम देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेटाबेस और सर्विसेज होती हैं। ठीक, तो हम इनका कोड थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा, थोड़ा कर रहा हूँ। इनका जो एसआरसी में अंदर आओगे तो इनका आते ही तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। देखो एप्लीकेशन है, एंटिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इंटरफेसेस अडाप्टर है। ठीक, मैं इस तरह से नहीं जाता, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन चलो एंटिटीज़ में चलते हैं। तो इन्होंने देखोगे मॉडल्स डिफ़ाइन किए हैं। ठीक, अब मॉडल्स में चलो यूजर्स में चलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे इन्होंने स्कीमा डिफ़ाइन कर रखा है जॉट से, जो कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैंने जो बताया उसे वायलेट करता है हमारा, कि हम एंटिटी या कोर लेवल पे हम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, और देखो यूज करना यार वैलिड भी है। लेकिन देखो इस पे अब ये ओपिनिएटेड है, समझो। तुम्हें हो सकता है भाई टाइप्स चाहिए होंगे एंटिटी लेवल पे कुछ चीज़ें देखने के लिए, कुछ करने के लिए। हो सकता है टाइप्स चाहिए ही हो, और या फिर हो सकता है टाइप्स तुम्हें ना चाहिए हो, ये तो पूरा निर्भर करता है। या फिर हो सकता है किसी प्रकार के किसी कारण से तुम्हें वैलिडेशन एंटिटी पे नीड हो रही है, किसी कारण से, समझो। पहले बात मैं कह रहा हूँ किसी कारण से, अगर नीड नहीं है तो मत करो। अगर नीड ही है, बिना उसके नहीं हो पाएगा तुम्हें लगता है, तो कोशिश करो कि उसे एंटिटी से हटा के तुम ऊपर लेयर पे ले जाओ। इस लेयर पे ये यूज़ केस लेयर पे ले आओ, कोशिश करो यूज़ केस लेयर पे, और इंटरफेसेस की मदद से उसे कंट्रोलर्स के साथ कनेक्ट करो और वैलिडेट करो। समझे, मेरे कहने का मतलब ये है, इंटरफेसेस के साथ कनेक्ट करो, उसे वैलिडेट करो। इन्होंने जो किया है वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन ऐसा हो सकता है यार कि कुछ ऐसी कंडीशन ही आ जाए कि तुम्हें रूल्स को वैलिडेट करना पड़े। तो शायद इन्होंने इस वजह से किया होगा, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों किया। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि वैलिडेट मतलब तब तक मत तोड़ो जब तक बहुत ज़रूरी नहीं। इन्होंने तोड़ा है, कोई बात नहीं। इनके इनके हिसाब से देखो, सबके हिसाब से अपना अलग अलग होता है इम्प्लीमेंट करने का तरीका, तो इन्होंने उस हिसाब से किया है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। इन्होंने अगर किया है तो यहाँ पे मॉडल्स इन्होंने बनाया होगा, क्योंकि तुम खुद देखो इन्होंने यहाँ पे इन्होंने अपने डिज़ाइन में एकदम एक साफ साफ एक चीज़ बताई थी कि एंटिटी लेवल पे यूजर्स और मॉडल्स उनके आते हैं, तो इन्होंने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया है। ठीक, देखो क्लीन आर्किटेक्चर अच्छा है, और बहुत लोग उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं और उसे अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो इन्होंने उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, उसे अपने हिसाब से यूज़ किया। तुम भी चाहो तो इसमें कुछ अपना हिसाब किताब डालना चाहो तो डाल सकते हो, लेकिन मैं वो बात करूँगा जो कोर आर्किटेक्चर मतलब कोर रूल है उसका। तो ये चीज़ तुम चाहो तो यहाँ भी कर सकते हो, या फिर चाहो तो और ऊपर के लेवल पे भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है कैसे करना चाहो। लेकिन जब तक ज़रूरत ना हो तब तक यूज़ मत करो। अगर सच में ज़रूरत ही पड़ गई, कोई ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा, तो वो का बात ठीक है। तो इन्होंने मैंने तुम्हें दिखा दिया। और फिर एप्लीकेशन लेवल पे है इनका, फिर एप्लीकेशन है। देखो एप्लीकेशन में फिर यूज केस इन्होंने डिफ़ाइन कर रखा है। तो यूज केस में देखो ऑथेंटिकेशन का यूज केस है, साइन इन साइन आउट और ये सारी चीज़ें हैं। और फिर रेपोजिटरी है, रेपोजिटरी में इन्होंने यूज कर रखा है। देखो इंटरफेसेस बना रखा है, जैसे कि मैंने बताया ये इंटरफेसेस हैं, एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन होना है। और जैसा कि इनके डायग्राम में था, अब हम बाहर आते हैं। तुम देख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरफेसेस जो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन होता है, ये उसके साथ ही कनेक्ट, मतलब ये वो जो मैंने दिखाया वो इसीलिए था। ठीक, मैंने तुम्हें दिखा रहा हूँ, पता नहीं अगर इन्हें बुरा ना लग जाए कहीं कि मैंने इनका कोड का यूज़ किया अपने वीडियो में। इनका कुछ लाइसेंसिंग वगैरह है, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक, तो इन्हें फुल क्रेडिट दे रहा हूँ भाई, इन्हीं का बनाया हुआ है ये, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हें एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक,
हाँ, तो अब असल में क्या यहाँ तक पहुँचने पे मेरे समझ में आ गई थी चीज़ें? तो जवाब में नहीं आई थी, ठीक? तो फिर मैंने क्या किया, अब देखो और अच्छे से इसको समझने के लिए मैं अब जीपीटी के पास गया, ठीक? अपने कोड को ऐसे स्ट्रक्चर करो कि बिजनेस लॉजिक कोर किसी भी एक्सटर्नल सिस्टम डेटाबेसेस फ्रेमवर्क पे डिपेंडेंट ना हो। ये हमने ये सब देख चुका है। और कोड क्या हो, टेस्टेबल, मेंटेनेबल और फ्लेक्सिबल रहे। फ्रेमवर्क चेंज करने पे सिस्टम ब्रेक ना हो। लॉजिक, बिजनेस लॉजिक अपना प्योर हार्ट मेंटेन करे। और आर्किटेक्चर के शेप में ऑनियन होता है। हम यहाँ पे लेयर सर्कल होता है, अभी हमने देखा ऑनियन, सोलर सिस्टम, फलाना ढिमकाना देख लिया। लेकिन जब मैंने ये वाला डिज़ाइन देखा ना चैट जीपीटी का, तो मेरे थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुआ। तो देखो, एंटिटीज़ जो हमने बात कर ली वो है। यूज केसेस जो हमने देखा है एप्लीकेशन लेवल भी इसे कह सकते हो, तो ये एप्लीकेशन लेवल है। इंटरफेसेस एडाप्टर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होनी है, हमारे एपीआई के कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होने हैं एक्सप्रेस के, वो हो सकते हैं। और फ्रेमवर्क जहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये वो है, ठीक। तो डिपेंडेंसी हमेशा अंदर की तरफ जाएगी, मतलब डाउनवर्ड डिपेंडेंसी होगी। जैसे मैंने बताया, ये इसके ऊपर एंटिटी अपने ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता, लेकिन यूज केस जो अपने नीचे वाले के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। अब देखो, लेयर बाय लेयर ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन तुम समझ गए तो समझो ओके है, डन है। लेकिन उससे पहले तुम्हें मैं फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँगा जो जीपीटी ने क्रिएट किया था। देखो, डोमेन, ठीक है। डोमेन के अंदर हमने डोमेन की बात की ना, जो डोमेन वही है जो हमें एंटिटी की बात करते। मैं हमेशा पसंद करता हूँ कि जो भी हमारा एंटिटी या कोर बिजनेस लॉजिक है वो डोमेन नाम के फोल्डर में जाए, और डोमेन के अंदर एंटिटीज़ है, उसके अंदर एक URL TS है, उसके अंदर एप्लीकेशन, हमने एप्लीकेशन बात की थी, तो वो यूज केस उसका, और उसकी रिपोजिटरी जो इंटरफेसेस होनी है वो। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रिपोजिटरी डिफाइन करेंगे जहाँ पे एप्लीकेशन के रिपोजिटरी को मीनिंग देंगे, मतलब उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, और उसके मेथड्स जो उसके ब्लूप्रिंट मेथड्स होंगे उसको डिफाइन करेंगे यहाँ पे। और फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर आ जाता है, इंटरफेसेस वही जहाँ पे हम सारे अपने सर्व करते हैं। तो हम यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट को बना सकते हैं, मतलब ये कंट्रोलर भी एक प्रकार से इसे कह सकते हो। या फिर तुम्हारा जो कॉन्फ़िगरेशन, काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। और शेयर्ड फाइल भी एक हो सकती है जो सबके साथ शेयर्ड हो। ये भी एक और चीज़ होती है जो हो सकती है, सोने का तो बहुत कुछ होता है, ठीक। और लेकिन अब क्या है, अब हम यहाँ पे ऊपर आके देखते हैं। अब देखो, हम यहाँ पे डोमेन एंटिटी में URL TS हमने देखा, ये डोमेन है, एंटिटी है। यहाँ पे मतलब कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, जो भी होगा कोर बिजनेस लॉजिक होना है तो वो होगा। अब देखो यहाँ पे क्लास क्या है, URL क्लास है, और कुछ उसके कंस्ट्रक्टर में कुछ है पैरामीटर्स। और जनरेट कोड, बस ये एक कोड जनरेट करता है मैथ मॉड्यूल का यूज करके, ठीक। नोड के मैथ मॉड्यूल का यूज करके, और कुछ नहीं, ठीक। तो बस यही है, एक शॉर्ट कोड जनरेट करता है। और यहाँ पे यूज केस एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि हमने बताया यूज केस मेरा एप्लीकेशन लेयर है। ये एंटिटी के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब इसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकता है। वाई डिपेंडेंसी फ्लो हो रही है, हमें पता है। इंटरेक्ट करता है, बिजनेस रूल अप्लाई करता है, बिल्कुल उस बिजनेस रूल को अप्लाई करके भाई उसको कुछ मीनिंग देता है। ये लेयर इनपुट आउटपुट फॉर्मेट से इंडिपेंडेंट होता है, इसको उससे मतलब नहीं है। कहाँ एक्शन लिखा जाता है, और जैसे क्रिएट URL, सेंड मैसेजेस, RCS मैसेज, रिस्क कम्युनिकेशन सर्विस, और बाकी इत्यादि वगैरह। तो देखो, हमने यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट कर पा रहे हैं अपने URL को, जैसा कि मैंने बताया था। और फिर URL रेपोजिटरी है, ठीक है, ये URL रेपोजिटरी है। ये रेपोजिटरी कहाँ से आ रही है, हमारा इसी पे एप्लीकेशन लेवल पे हमने जो रेपोजिटरी फाइल बनाई थी जहाँ पे हम इंटरफेस डिफाइन किए हैं वो है। तो ये क्रिएट URL जो है ना, वो हमारा यूज केस है, ठीक। तो हम ये अपना जो URL शॉर्टनर, मतलब यहाँ जो शॉर्ट कोड जनरेटर था उसका यूज केस डिफाइन कर रहे हैं। और यहाँ पे तुम एक चीज़ दिखोगे, repo.shape, भाई डेटाबेस कहाँ से आ गए यहाँ पे। अगर तुम ये सोच रहे हो तो सोचना जाहिर सी बात है, यहाँ पे डेटाबेस आया नहीं है। समझो, हमने कंस्ट्रक्टर जब इसका डिफ़ाइन करेंगे, मतलब जब हम इसका एक इंस्टेंस बनाएंगे, तो हम उसमें एक रेपो नाम का कुछ तो पास करें, जिसका जो टाइप है वो ये है, और वो टाइप ही हमारा वो इंटरफेस है। तो मतलब समझो कि जब उस जो भी क्लास होगा जो उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, उस क्लास का रेफरेंस हम यहाँ पास करेंगे, उस क्लास के अंदर डेटाबेस का ऑपरेशन होगा जो यहाँ पे आके कॉल हो जाएगा। समझो इस बात को। मतलब इस तरह से फ्लो हो रही है डिपेंडेंसी, कि हम एज ए पैरामीटर पास करेंगे और उसके पास होगा सब। और तुमने सॉलिड प्रिंसिपल पढ़ा है तो भाई एल वाला जो रूल था, लीसॉक सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, तो उसमें अगर तुम किसी भी पेरेंट से चाइल्ड को इनहेरिट करते हो, तो जहाँ पर तुम पेरेंट यूज कर सकते हो वहाँ चाइल्ड यूज कर सकते हो, करना मतलब चाइल्ड यूज करो, ये मैंडेटरी है इस रूल में। तो ये वही रूल यहाँ फॉलो हो रहा है। तो जहाँ भी तुम इसे इम्प्लीमेंट करोगे, तो जिससे इम्प्लीमेंट करोगे उसको यहाँ पास कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे है, उसी के मदद से हम ये यहाँ पे सेव करा पा रहे हैं, ठीक। और आगे भी नहीं समझ में आया तो आगे आ जाएगा।
कोई बात नहीं। अब फिर देखो यूआरएल रिपोजिटरी, अब हम यहाँ पे क्या रिपोजिटरी डिफाइन करें कहाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, समझो इसको। अब यहाँ पे हम इसे यूआरएल रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, और फिर उसमें जो सेव मेथड है उसको एक मीनिंग दे रहे हैं, समझो। ये सेव मेथड यहाँ पे है और इसके अंदर हमने उसे मीनिंग दिया जो डेटाबेस में सेव करेगा। ये प्रिज्मा का डेटाबेस के साथ एग्जांपल यूज करा, खैर मैं प्रिज्मा नहीं यूज करता, मैं ड्रिजल वाला हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हें सारी पिक्चर क्लियर होगी। ये समझो कि हमारा ये पार्ट समझो कि कंट्रोलर का पार्ट मान लो इसे, ये कंट्रोलर है, ठीक, रेपो, ठीक है, रेपो हो गया। अब प्रिज्मा यूआरएल, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जो ये वाला मेथड बनाया का क्लास बनाया था उसका हम यहाँ पे इंस्टेंस बना रहे हैं, ठीक है, हमने इंस्टेंस बनाया जिसके अंदर हमारा डेटाबेस की सारी लॉजिक लिखी हुई हैं, ठीक। और यूज केस, अब यूज केस जो हमारा क्रिएट यूआरएल जो यूज केस था उसके अंदर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को, जो इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है उसे हम यहाँ पास कर दे रहे हैं, और इसी वजह से वो हमारे पास उसमें डेटाबेस पे राइट करने की फंक्शनैलिटी हमारे यूज केस को मिल जाती है। और फिर हम एग्जीक्यूट किया, डेटाबेस में राइट हो गया। और अभी नीचे चलोगे तो डिपेंडेंसी रूल, डिपेंडेंसी इनर लेयर कभी भी आउटर लेयर से रेफरेंस नहीं कर सकती, लेकिन आउटर लेयर इनर लेयर को फ्रीली यूज कर सकता है। ये डिपेंडेंसी का ये वाला फ्लो है। फ्रेमवर्क डिपेंडेंट हो सकता है यूज केस एंटिटी पे अलाउड है, लेकिन इसका उल्टा नहीं हो सकता। अब देखो अब्स्ट्रैक्शन वाया इंटरफेसेस, यहाँ पे रेपो का एग्जांपल लो, तुम्हारा यूज केस डेटाबेस को डायरेक्टली नहीं जानता। देखो हमने अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर तुम्हें करूँगा। ये देखो हमने यहाँ पे यूआरएल रिपोजिटरी यूज़ की जिसके अंदर शेप का मेथड का ब्लूप्रिंट था। अब इसे तो भाई प्रिज्मा वाला भी कर सकता है, इन मेमोरी रेडिस वाला भी कर सकता है, पोस्टग्रेस वाला भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो हम जब यूआरएल क्रिएट वाला जो हमारा यूज केस था उसे कॉल करेंगे तो इन तीनों में से तो कुछ भी पास करेंगे, जो भी पास करेंगे उसका जो सेव मेथड है वो कॉल हो जाएगा। अगर हम इन मेमोरी पास करते तो इन मेमोरी में सेव हो जाएगा, प्रिज्मा अगर पास करते तो प्रिज्मा का कुछ अपना हो सकता है सीक्वल वगैरह कॉन्फ़िगरेशन है वो, या तो पोस्टग्रेस पास करते तो पोस्टग्रेस में हमारा यूआरएल राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो हम अब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं। समझो कि इन्वर्टर है, उसका बटन दबा रहे हैं और वो इन्वर्टर चालू हो जा रहा है, और हमें उससे मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, कैसे चालू हो रहा है, इस सेप के अंदर क्या हो रहा है, हमें उससे मतलब नहीं। हमने इन्वर्टर ख़रीद के, देखो हमने यहाँ पे इन्वर्टर ख़रीद के लाया और पैरामीटर डाल के उसका बटन दबा दिया, बात ख़त्म। या फिर समझो कि हमने ये इन्वर्टर लाया, उसे बैटरी से कनेक्ट किया, बस वो चल गया। हाँ, ऐसा ही सिस्टम है यहाँ भी। हाँ, इसे हमें फिर मतलब नहीं है कि वो कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, क्या उसके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके अंदर, और हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब है कि लाया हमने सेटअप के बाद ख़त्म। तो यही है एब्स्ट्रैक्शन। हम एब्स्ट्रैक्शन लेयर पे काम कर रहे हैं इंटरफेस की मदद से, ठीक, और हम यहाँ पे आते ही उसको पास कर दे रहे हैं और फिर उस हिसाब से वो उसको सेव करता है। तो ये भी वही कहना चाहता है, एब्स्ट्रैक्शन वाया डिपेंडेंसी इन्वर्जन, ठीक है। बाकी हो गया फोल्डर स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। टेस्ट करना इजी होता है मॉक रेपो से, फ्रेमवर्क इंडिपेंडेंट होता है, कुछ भी यूज करो, फ्लास्टी होनो सब कुछ चलता है, मेंटेनेबल एंड रीडेबल है, बिजनेस लॉजिक आइसोलेटेड होता है, फ्यूचर प्रूफ। और कॉमन मिस्टेक फ्रेमवर्क कोड को कोर लेयर में घुसा देना, एंटिटी में प्रिज्मा मोंगूस कॉल करना, जो कि हमें नहीं करना है, हम जानते हैं। यूज केस के अंदर रिस्पॉन्स फॉर्मेटिंग करना, सर्कुलर डिपेंडेंसी क्रिएट करना, इधर उधर कर देना, वही सर्कुलर है। फैज़ान, जब तुम क्लीन आर्किटेक्चर टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करो, यूज इंटरफेस फॉर बाउंड्रीज, हमने अभी देखा, हम इंटरफेस के साथ ही काम कर रहे थे। अवॉइड स्टैटिक इंपोर्ट रन टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और टेस्ट ओनली यूज केस एंड एंटिटी, नो फ्रेमवर्क, यूज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, ठीक, ये ख़त्म होता है। पर एक चीज़ जो मैं बात करूँगा, और भी मैं डिज़ाइन प्रिंसिपल बात करना चाहता हूँ, एक किस डिज़ाइन प्रिंसिपल, चलो ये देख लेते हैं ये क्या है। किस डिज़ाइन, भाई तू किस डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात कर रहा है, अब पहले ये समझ नहीं पाया था, उसको जाने दो। यहाँ से हम देखते हैं किस डिज़ाइन प्रिंसिपल की जो मीनिंग है, कीप इट सिंपल स्टूपिड और कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो मन में आए बोल दो यार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यह प्रिंसिपल कहता है अपना डिज़ाइन और कोड जितना हो सके उतना सिंपल रखो, अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी मत डालो, ठीक। बहुत बार डेवलपर्स ओवर इंजीनियरिंग कर देते हैं, हर चीज़ में पैटर्न, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस और डिज़ाइन आर्किटेक्चर लगा देते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं होती। तो वही कहा ना, जैसे तुम क्लीन आर्किटेक्चर डेवलप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन कोई छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अब उसके लिए तुम चलो क्लीन आर्किटेक्चर लगाओ, तो वो तो बेकार है ना।
तो वही बात है कि मत लगाओ। जहाँ काम फंक्शन से हो सकती है वहाँ पे तुम क्लास घुसा रहे हो। जहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन कर देंगे तो भी वो स्टैटिक क्लास का काम करेगा, वो वहाँ हो सकती है तो भी तुम उसमें क्लास घुसा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उसमें सोचने वाली बात है, उसी हिसाब से मतलब सोच समझ के यूज करना पड़ता है। तो ये वही कह रहा है, कीप इट सिंपल स्टूपिड वाला प्रिंसिपल। ठीक है, और रिजल्ट क्या होता है, कोड मेंटेन करना मुश्किल होता है, डीबग करना इम्पॉसिबल हो जाता है, नए डेवलपर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और किसका मतलब क्या है, ये का एक काम के लिए सिंपल सॉल्यूशन दो, रीडेबिलिटी हाँ ये एक चीज़ मुझे बहुत सही लगा था, रीडेबिलिटी ग्रेटर देन स्मार्टनेस। यहाँ पर तुम अपनी स्मार्टनेस मत दिखाओ, कोड को रीडेबल बनाओ, समझे, वो ज़्यादा मायने रखता है। कम क्लासेस फंक्शन में काम हो जाए तो बेस्ट है। हर लाइन का एक क्लियर पर्पस हो, समझ ही रहे हो, इसको बताने की क्या ज़रूरत है। सोचो, इसमें कुछ रियल लाइफ एनालॉजी भी मुझे दी थी समझने के लिए। सोच तू एक चाय बना रहा है, ठीक है। आ, अगर तू बस क्या करे, पानी गर्म कर, चाय पत्ती डाल, दूध डाल, चीनी डाल, चाय रेडी है। ये सिंपल है, यही है किस प्रिंसिपल भाई, जो सिंपल है उसे सिंपल रखो। पर अगर तू डिसाइड करे कि हर स्टेप के लिए एक अलग अलग मशीन बनाएगा, भाई देखो, पानी गर्म करने के लिए चलो एक अलग मशीन बना दे, चाय पत्ती निकाल के लाने के लिए एक अलग रोबोट ही बना दो, चाहे खुद ढूंढ के लाए निकाले, दूध डालने के लिए अलग से बना दो ऐसा कुछ और चाय स्टीरर के लिए ऑटोमेशन बनाएगा और सबको एक सेंट्रल एपीआई से कंट्रोल करेगा। तो ये वही कहना चाह रहा है। तो तू ओवर इंजीनियरिंग कर रहा है, किस प्रिंसिपल यही कहता है, सिंपल रख, इफ़ेक्टिव रख, समझे। और दिखाता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कोड एग्जाम्पल भी है। तो वायलेशन का भी भाई तुमने इंटरफेस डिफाइन कर दिया भाई, 2 नंबर को प्लस करना है, ठीक। तो ऑपरेशन बनाया, एग्जीक्यूट, फिर ऐड ऑपरेशन उसमें लिया, फिर ठीक है कैलकुलेट लिया, फिर फलाना ढिमकाना बहुत कुछ किया, ठीक। सिंपल सिंपल बस ऐड करो ना, बात ख़त्म। तो ये वही चीज़ कह रहा है कि सिंपल रखो। वेयर किस इज़ इम्पॉर्टेंट, यूटिलिटी फंक्शंस बना रहे हो, मैथ हेल्पर वैलिडेट्स, एपीआई डिज़ाइन, अवॉइड डीप नेस्टिंग, टू मेनी लेयर्स, माइक्रो सर्विस अवॉइड अननेसेसरी सर्विस कॉल, एंड लॉजिक फलाना ढिमकाना हटाओ उसे। कॉमन मिस्टेक ब्रेकिंग किस, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए क्लास बनाना, प्री मेच्योर ऑप्टिमाइजेशन, हर प्रॉब्लम में पैटर्न या फैक्ट्री सिंगलटन को आगे हम ये भी देखने वाले क्या है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मीनिंग और डीप नेस्टिंग समझ ही गए होगे भाई, कॉम्प्लेक्स मीनिंग डाल दो, डीप उसे बना दो तो कोई फ़ायदा नहीं। ओवर मॉड्यूलराइजेशन, मतलब अगर जहाँ 2 फंक्शन में काम हो रही है वहाँ तुम 4 फंक्शन बना दो तो वो भी ओवर मॉड्यूलाइजेशन हो जाएगी। अब टिप क्या है इसको फॉलो करने का, हर फंक्शन एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखे, एसआरपी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड। ओके, अगर कोड सिंपल लग रहा है तो सही जा रहे हो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी तो क्या ये ज़रूरी है? देखो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ भी सकती है, कोई वो नहीं है, लेकिन देखो कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है तो भाई वही एक रास्ता है तो ठीक है, अगर वो रास्ता नहीं है और भी चीज़ें तो तुम्हें देखना पड़ेगा, नए डेवलपर्स को समझना है जो बाकी कुछ है इसका। और एक है यागनी प्रिंसिपल, लगे हाथ, इससे भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये पहले नहीं समझ पाया तो बस वही एक पॉइंट और दे रहा था कि तुम उसी की बात कर। तो यागनी का शॉर्ट डेफिनेशन, यागनी क्या है, आर यू अरेंट गोना नीड इट, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये एक सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग से, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो कहता है फ्यूचर के लिए स्पेक्चुअल फीचर मत बनाओ, सिर्फ वही बनाओ जो इम्प्लीमेंट करो और अभी ज़रूरी है। मतलब कुछ ला के, जैसे मान लो कि तुम अभी डेवलप कर रहे हो, अब कोई 2 साल बाद या कुछ 2-4 महीने बाद किसी फीचर का काम है और तुम उसके लिए कोड में अभी से ही कुछ बना रहे हो, तो ये सही नहीं है। इस प्रिंसिपल का कहने का मतलब ये, मतलब अगर कोई फीचर एब्स्ट्रैक्शन या ऑप्शन आज के रिक्वायरमेंट में यूज़ नहीं होता है तो उसको अभी ऐड मत करो, वेट अंटिल एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो यही इस प्रिंसिपल का कहना है। तो अगर तुम इतना समझ गए तो चाहो तो फिर अब स्किप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है, इस पूरे में इतना ही है, लेकिन अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। क्यों, ओवर इंजीनियरिंग वेस्ट होती है, एक्स्ट्रा कोड कॉम्प्लेक्सिटी, बग और मेंटेन कॉस्ट बढ़ता है, ठीक है। फ्यूचर नीड ऑफ्टन चेंज, जब तुम आज सोच रहे हो कि यूज़फुल इन फ्यूचर, बहुत बार वो कभी यूज़ ही नहीं होता। अब से जाहिर सी बात है यार, तुम्हें कुछ ऐसा फीचर सोचा बना के रखूँगा, उसके लिए कुछ तुमने कोड अभी से लिख दिया, वो आगे चल के उसका यूज़ नहीं है तो वो हो सकता है उस कोड बेस में हमेशा के लिए पड़ा रहे हो और अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा दें। तो याग्नि को फॉलो करने के लिए सपोर्टिंग प्रैक्टिसेस चाहिए, कंटिन्यूस रिफैक्टरिंग, गुड टेस्ट, सीआई, और ताकि जब नीड आए तो फलाने, वैसे देखो तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेक भी होता है यार,
हम हमेशा इसे फॉलो नहीं कर सकते, क्या पता कोई चीज़ अभी हमें कल परसों ज़रूरत हो तो उसका क्या करें। प्रोज कौन प्रैक्टिकल व्यूज़ देखते हैं। फास्ट डिलीवरी, सिंपल कोड, लेस बग और इंजीनियर ईजियर रीजनिंग, फोकस ऑन द रियल बिजनेस वैल्यू। कौन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करो बिना रिफैक्टर प्लान और एडहॉक मेसी कोड बन जाता है। टेक्निकल डिबेट है, इसीलिए याग्नि प्लस रिफैक्टरेशन ज़रूरी है। ठीक, कब यूज़ करें, रूल ऑफ थंब देख लेते हैं कि एकदम इसे यूज़ करने को ना। यूज़ याग्नि व्हेन रिक्वायर्ड अ सर्टेन अनसर्टेन या फिर स्पेक्सुलेटिव होगा, कुछ मुझे नहीं मालूम हो गया। डोंट यूज योगनी टू अवॉइड गुड एब्स्ट्रैक्शन। ओके, रिमूव डुप्लीकेशन टुडे इफ़ डुप्लीकेशन एग्जिस्ट हर्ट एंड मतलब बोलना डुप्लीकेशन वगैरह मत रखो यार। ड्राई प्रिंसिपल जानते हो, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, उसे फॉलो करो और क्या। प्रीफर सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फलाना का ना कुछ एंटी पैटर्न वगैरह। मुझे नहीं लगता कि ये सब कवर करने की ज़रूरत है यार, समझे। तो हो गया मेरे ख्याल से, हमने याग्नि भी देख लिया, किस भी देख लिया, और उसके बाद हमारा जो मेन था क्लीन आर्किटेक्चर वो भी देख लिया। तो अगले वीडियो में अब हम प्रोजेक्ट देखेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय। आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सुबह वाला तो गया, रात को अब करता नहीं।